सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे मनीष सर आपके साथ। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है बेसिकली वो समझना चाहेंगे, और काफ़ी फंक्शंस कंपनी के यहाँ से जो सर्व कर रही है आईटी लाइफ साइंस स्पेस में वर्सेस पीयर्स, वो क्या है? पहले तो चांदी जी, हम लोग को इस शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एज इंडिजीन एक बहुत ही यूनिक कंपनी है, यूनिक विश्व के कॉन्टेक्स्ट में और डेफिनेटली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनी तरह की एक पहली कंपनी है हम। 25 साल पहले जब हम कुछ लोगों ने एक कंपनी की शुरुआत करी थी, हमारा थीसिस था कि यदि हम डीप टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ अलॉन्ग विद डीप मेडिकल एंड हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे तो हम हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आप हमारे पास अभी 5200 टीम मेंबर्स हैं स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यदि आप उनको देखिए 20% उसमें से मेडिकल डॉक्टर्स, PhDs, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ये मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। ये एक तरफ तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एनालिटिक्स प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांड मैनेजर्स, ऑमनी चैनल ऑर्केस्ट्रेटर्स, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, इनके साथ काम कर रहे हैं। आज मार्केट प्लेस में हमें एक डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन के रूप में जाना जाता है, और हम ग्लोबल लाइफ साइंस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। ग्लोबल लाइफ साइंस इंडस्ट्री से हमारा मतलब है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल डिवाइस कंपनीज एवं उभरती हुई बायोटेक कंपनीज। करीब 66% रेवेन्यू हमारा यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, 30% बिजनेस जो है हमारा यूरोप से आता है, बाकी 4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। और डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन से मतलब क्या है हमारा, अब जो कैसे सपोर्ट करते हैं फार्मा कंपनीज को। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं ग्लोबल लाइफ साइंस इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री की कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में पहले तो लैब में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट को लेके आने की कोशिश करते हैं, काफ़ी मुश्किल काम होता है वो। जब एक बार प्रोडक्ट लैब में बन जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में लाने के लिए 5 से 8 साल लगते हैं। बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। वो रेगुलेटर्स को कन्विंस करना पड़ता है डेटा दिखा के, डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है, पेयर्स को कन्विंस करना पड़ता है, राइट। तो थ्रू आउट आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो, डेटा जनरेट कर रहे हो इस प्रोसेस में। हम फार्मा कंपनीज को ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करते हैं बाय हेल्पिंग देम इन क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, और ड्रग सेफ्टी और फार्माकोविजिलेंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री के लिए करते हैं। जी, ग्रेट सर। साथ ही सुहास सर आपसे पूछना चाहेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अभी IPO के फ्रंट पर बात करें तो वो क्या रहेगा, डेट रीपेमेंट एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट ऑन बुक्स? So the IPO proceeds are about 760 crores, of which the debt that is residing on the books of our US subsidiary that we are proposing to repay is approximately 391 crores. Okay. And the funds that we are allocating towards future expansion both in India and outside India is about 103 crores. And the balance, which is approximately 35% of the overall proceeds, would be towards general corporate purposes, including inorganic growth, by which I mean potential acquisitions going forward. जी, और मनीष सर समझना चाहेंगे, कंपेरेबल पीयर्स कंपनी के एज पर RHP कोई है नहीं, तो क्लोजेस्ट पीयर की अगर बात करें व्हेन वन टॉक्स अबाउट कंपटीशन, तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आप कैसे कंसिडर कर रहे हैं स्पेशलिटी इंडस्ट्री में अगर बात करें तो? देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ही अनोखी कंपनी है इस स्पेस में। ये स्पेस बहुत बड़ा है, राइट। लाइफ साइंस इंडस्ट्री 1.8 ट्रिलियन से ज़्यादा है अभी। 2026 तक का स्लेटेड है वी मोर देन $2 ट्रिलियन। सो ऑफ कोर्स कई सारी कंपनीज इतने बड़े सेक्टर में खेलने की कोशिश करेंगी, काम करने की कोशिश करेंगी। तो उस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं? क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज होती हैं जो मेडिकल के किस्म का काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एजेंसीज होती हैं, और ऑल्सो टेक्नोलॉजी कंपनीज, कुछ टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो डिफरेंट आर्कीटाइप्स हैं कंपटीशन के, जो डिफरेंट एंगल्स लेके मार्केट में आते हैं और हम उनसे कॉम्पीट करते हैं। ओके। साथ ही सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसके ऊपर, स्पेशली आप क्योंकि इन हाउस ऑन ग्राउंड भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ असर यहाँ से AI फ्रंट पर कुछ इम्पैक्ट? तो पहली बात तो ये है कि हमारी कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, हमारा
थीसिस, फाउंडिंग थीसिस यही था कि हम डीप मेडिकल हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे। 25 साल से हम यही कर रहे हैं और वन ऑफ द रीजंस हम बहुत एक्साइटेड हैं फ्यूचर के लिए लेके। आप एक तरफ देखिए साइंस और मेडिसिन में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, क्रिस्पर, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, ब्रेक थ्रू साइंस आ रहा है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, AI हो रहा है, राइट। हम AI में 8-9 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिफोर जनरेटिव AI केम इन, राइट। मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP, इन सब चीज़ों में हमने बहुत सारे अपने टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स बनाए थे जिनको हम यूज़ करते थे अपने डे टू डे ऑपरेशंस में कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर्स को बहुत बेटर आउटकम्स देते थे। उसी चक्कर में वन ऑफ द रीजंस हमारा ग्रोथ डोमेन एक्सपर्टीज़ के साथ ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स था विद मोर एंड स्ट्रॉन्गर AI जो हम कस्टमर्स को बेनिफिट दे सकते हैं, वो बढ़ रहा है, राइट। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम वी आर एक्साइटेड। ओके, सो आज सर एक्विजिशन के ऊपर आपने मेंशन किया, तो मैं कुछ उसके ऊपर भी डिस्कशन चाहूँगी। ग्रोथ कैसा देख रहे हैं और पोजीशनिंग अब तक कैसी है? एक्विजिशन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? और स्पेशली कंपनी ने सिंस इंसेप्शन 13 एक्विजिशंस कंपनी के जो हुए, कैश ऑन बुक एंड एक्विजिशन प्लान गोइंग फॉरवर्ड कैसा रहेगा? और एक रिसेंट जो आपका यहाँ से एक्विजिशन है ट्रायोलॉजी राइटिंग एंड कंसल्टिंग, इसके ऊपर क्या अपडेट है? So, from a growth perspective, you would have seen from FY 21 to FY 23, we've grown from under 1,000 crores to a little more than 2,300 crores, which is 2.4 times growth, a very strong growth. I would like to highlight that this has been largely organic, right? The acquisitions that we mentioned, almost 13 acquisitions over the last more than a decade now, have been largely tuck-in acquisitions, capability acquisitions, which add to our capability and credibility in local markets. These were not financial bulk-up acquisitions, which is why I would like to emphasize that our growth has largely been organic. Having said that, going forward also, we would look for such kind of companies that would help add to our existing credibility and help us, build a more integrated solution to provide more value to our customers and grow with that. Coming to the debt levels, the debt that we took on board back in 2022 was for an acquisition in the US, and the proceeds of the IPO would go towards retiring this debt, post which we become a zero debt company, and we have approximately $4 million of interest cost that we are servicing for this loan. So the proceeds go towards retirement of the loan. We become a zero debt company, zero interest going forward, and a favorable impact on our margins. Great, sir. Manish sir, नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, यूरोप से 96% ऑफ टोटल सेल्स, इंडिया 0.81%, तो कुछ चेंज यहाँ से कुछ मिक्स में एक्सपेक्टेड है, और स्पेशली हायर इंटरेस्ट रेट और स्लोइंग इकोनॉमी का कुछ असर देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो ये इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ही रेजिलेंट इंडस्ट्री है, राइट। ये हम लोग ने हम 25 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम लोग ने डायरेक्टली इकोनॉमिक साइकिल से इसका इम्पैक्ट नहीं देखा है, राइट। ये इंडस्ट्री अपनी गति से चलती है और टिपिकली स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट रहती है। एज फार एज रेवेन्यू ब्रेकअप, हमारा रेवेन्यू प्रीटी मच लाइफ साइंसेज का स्पेंड को मिरर करता है। यदि आप लाइफ साइंसेज स्पेंड को एनालाइज करिए, और एवरेस्ट रिपोर्ट में हमारा RHP में दिया हुआ है, 65% स्पेंड नॉर्थ अमेरिका से है, तो हमारा रेवेन्यू 66% है वहाँ से, राइट। 25% स्पेंड यूरोप से है, हमारा 30% स्पेंड यूरोप से है। तो हम लोग जहाँ पे कस्टमर्स का फोकस होगा, फार्मा इंडस्ट्री का स्पेंड होगा, दैट्स हाउ वी विल फोकस ऑन, राइट। और वो अभी भी वैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी, राइट। सर, फाइनेंशियल टर्म्स पर सुहास सर कुछ पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगी। विल स्टार्ट विद रेवेन्यू। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं 39% फॉर FY 23, कितना सस्टेनेबल है ये ग्रोथ रेट ऑफ बेस बिजनेस एक्स एक्विजिशंस? So the 9-month period ending December of 2023 was a growth of about 15% in revenue terms, right? And largely organic, as I mentioned, inorganic has been not financial bulk up transactions.
But I would also like to emphasize on the earnings growth. Right. So our earnings growth at EBITDA level has been even stronger than the revenue growth for the 9-month period, which is at a growth rate of 22% year on year. And the margin rate at a EBITDA level is close to 22%. So our aspiration is to sustain and grow the earnings also, Right. while we continue to focus on growing our revenues at a significant rate. बट सर ओवरऑल फाइनेंशियल अगर हम देखें कंपनी के सिंस लास्ट 3 इयर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट लास्टली मार्जिन्स के ऊपर मैं एक पूछना चाहूँगी 23% वर्सेस 17% जो कि था FY21 टू FY22 FY23, क्या रीज़न है उसके पीछे, कुछ गाइडेंस आप देना चाहेंगे फॉर मार्जिन्स? Yes. So if we go back to 2021, this was, as you would remember, the year of COVID. Right. So it has its own intricacies. Our travel costs had pretty much come down to zero. People were working from home. So, the facility cost and all of that were favorable to us. So keeping that year aside, the margin, at least at a EBITDA level, has been consistently growing. On a PAT level, the interest impact and the growing interest rate has had a bit of a negative impact. But with the IPO proceeds going towards repayment of the loan, we expect that also to start following the trend of our EBITDA margin growth. राइट सर काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, आपने काफ़ी डिटेल्स भी शेयर की। मनीष सर, सुहास सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस सर। थैंक यू सो Thank you. मच।